प्रिय लिसनर्स, हम सब भारतवासी को आज का दिन मंगलमय हो। आज के इस वीडियो में हम अशोक सर आपके लिए लाए हैं व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण पाठ और शुरुआती पाठ माना जाने वाला पाठ, लेकिन हमने व्याकरण, हिंदी व्याकरण को एकदम शुरुआत से लेकर चला है, इसलिए यह लेसन नंबर 7 होगा। व्याकरण का 7वां लेसन हम आपको लेकर आए हैं, जिसका नाम होगा संज्ञा। चलिए चलते हैं हम लोग संज्ञा को जाने। संज्ञा को अंग्रेजी में नाउन कहा जाता है। हम सब जानते हैं नाउन अर्थात संज्ञा। तो मन में आएगी कि संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है, संज्ञा किसे कहते हैं, ध्यान रखें। किसी वस्तु, वस्तु यानी चीज, व्यक्ति अर्थात आदमी, व्यक्ति आदमी को कहते हैं। जगह यानी किसी स्थान, जानवर, जानवर हम सब जानते हैं, और जानवर के साथ कोई जीव जंतु भी आ जाएगा, जानवर, जीव जंतु। और महसूस करने या होने, महसूस करने वाले या होने वाले जो अनुभव होता है, यानी जो दिखाई नहीं देता है, सिर्फ अनुभव होता है, वाले पदार्थ को संज्ञा कहते हैं। यानी देखिए, ऐसे बच्चे साधारण रूप से याद क्या कर जाते हैं कि किसी वस्तु, व्यक्ति, जगह, जानवर के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसमें कुछ कमी रह जाती है। क्या? तो किसी वस्तु, व्यक्ति, जगह, जानवर, ये सब तो दिखाई देता है। वस्तु भी दिखाई देगा, चीज, आदमी, जानवर, जगह और जानवर दिखाई देगा, लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं, महसूस होते हैं सिर्फ कि ये दुनिया में ये चीज भी है, तो वो भी संज्ञा है। तो ये बहुत सारे विद्यार्थी छोड़ देते हैं। इसलिए हम लोगों को क्या कहना होगा, सही परिभाषा, कि किसी वस्तु, व्यक्ति, जगह, जानवर और महसूस होने या करने वाले पदार्थ को संज्ञा कहते हैं। ठीक है ना। जैसे जैसे देखिए, वस्तु, वस्तु अर्थात चीज, चीज यहाँ देख रहे हैं हम लोग कि कलम एक चीज है, तो कलम एक वस्तु हो गया। ठीक है। व्यक्ति अर्थात आदमी, 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 किसी आदमी का नाम लिख दें, राम हो गया। जगह अर्थात स्थान यानी जगह, जैसे हम कह दें दिल्ली, ये जगह का नाम हो गया। ठीक है। जानवर हम कह दे गाय, भैंस, बकरी इत्यादि। कोई भी जीव जंतु बोले, मच्छर, ठीक है ना, बकरी, शेर, बाघ, कोई भी जानवर बोले या जीव जंतु बोले। और महसूस करने या होने वाले, मुख्य बात यहाँ पर ध्यान देनी है, बहुत सारे बच्चे इसको छोड़ देते हैं। महसूस करने वाले, जो महसूस हो, दिखाई ना दे लेकिन महसूस हो। जैसे कि हवा, हवा दिखाई नहीं देता, महसूस होता है, बहती है तो महसूस होती है। चलिए, बातचीत, हम बातचीत करते हैं तो दिखाई नहीं देता है, बस महसूस होता है। आवाज़, हमारी जुबान से जो आवाज़ निकल रही है, ये आप सभी को आवाज़ दिखाई नहीं दे रही, लेकिन महसूस हो रही है कि हाँ, हम आपको वीडियो में कुछ ज्ञान देने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए, इस प्रकार से ज्ञान, ज्ञान भी दिखाई नहीं देता है। ठीक है। चूँकि हमारे अंदर क्या ज्ञान है आप देख नहीं रहे हैं, हमारे समझाने की कला से आपको लगेगा कि हाँ, सर के पास ज्ञान है, लेकिन ज्ञान दिखने वाला चीज़ नहीं, महसूस करने वाला चीज़ है। तो ये सब क्या हुआ कि किसी वस्तु, व्यक्ति, जगह, जानवर और महसूस करने वाली वस्तु, जैसे कलम, दिल्ली, राम, गाय, हवा और आवाज़, ये सब क्या हुआ, महसूस करने वाली वस्तु है, वस्तु, व्यक्ति है, तो इसलिए इसे संज्ञा कहेंगे। चलते हैं संज्ञा को, हमें आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं संज्ञा के भेद पर। तो ध्यान रखना होगा हमेशा के लिए कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ठीक है ना। ऐसे हम जब इंग्लिश ग्रामर लेकर आएंगे नाउन, तो उसमें संज्ञा के भेद जो है बदलेगा कुछ, लेकिन हिंदी में हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। और परीक्षा में कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, यानी नौकरी की परीक्षा में या एकेडमिक एग्जाम, मैट्रिक, इंटर में आए कि संज्ञा के भेदों की कितनी संख्या होती है, आंसर होगा 5। ठीक है। तो संज्ञा के 5 भेद कौन कौन होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रववाचक संज्ञा। इस प्रकार से संज्ञा के ये 5 भेद हैं। तो हम लोग एक एक करके संज्ञा के सभी भेदों को बढ़िया से समझने का प्रयास हम लोग करेंगे। देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, ध्यान रखें।
व्यक्तिवाचक संज्ञा जिससे किसी खास पदार्थ या खास संज्ञा का बोध होता है, माने संज्ञा के खास नाम, कोई भी संज्ञा हो उसका खास नाम रखना होगा। जैसे कि ये कलम है तो ये कलम का खास नाम रखना होगा, सिर्फ कलम कहेंगे तो ये व्यक्तिवाचक नहीं होगा। इस संज्ञा का खास नाम क्या है, कलम का खास नाम क्या है, तो इस कलम का खास नाम किस कंपनी का होगा, ये कैमलिन कंपनी का है, तो हम कहेंगे कि कैमलिन का मार्कर। तो कैमलिन क्या रखे हम, खास इस कलम का नाम रख दिए, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पंखा है तो पंखा कहे तो पंखा खास नाम नहीं हुआ, पंखा कहने से तो हर एक प्रकार के हर एक कंपनी के पंखा का बोध हो जाएगा, लेकिन पंखा कहेंगे तो हमें उसके कंपनी का नाम रखना पड़ेगा, खास उसके पंखा का नाम रखना पड़ेगा। जैसे तूफान, उषा, तूफान का पंखा, उषा का पंखा, इस प्रकार से खास नाम रखना होगा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा इससे किसी संज्ञा के खास नाम का बोध होता है। कोई भी संज्ञा होगा उसका खास नाम, जैसे मान लो कलम है तो खाली सिर्फ कलम कहेंगे तो सबके कलम का बोध हो जाएगा, खास एक आदमी के कलम का बोध नहीं हुआ। लेकिन यदि हम कह दें राम की कलम तो सबके कलम का बोध नहीं होगा, सिर्फ राम के पास जो कलम होगा उसी कलम का बोध होगा, तो खास राम ही का कलम हुआ, तो ये खास हो गया, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। उसी प्रकार से श्याम, श्याम कह देने से सारे लड़के का बोध नहीं हुआ, सिर्फ उसी व्यक्ति का बोध होगा जिसका नाम श्याम होगा, तो खास एक ही आदमी का बोध होगा जिसका नाम श्याम होगा। पटना कहने से सारे शहर और सारी जगह का बोध नहीं होगा, सिर्फ पटना नाम वाले शहर का बोध होगा, खास किसी खास एक शहर का बोध होगा, पटना से किसी खास एक शहर का बोध होगा। काली गाय, काली गाय कहने से सारी गाय सभी गाय का बोध नहीं होगा, उसी गाय का बोध होगा जो काले रंग की होगी, तो खास काले रंग वाली ही गाय का बोध होगा। तो इस प्रकार से चलिए, यह हवा, ये हवा जो है गलत है, यहाँ हवा खास नाम नहीं है। चलिए, तो इस प्रकार से ये सब खास नाम है, इसे प्रोपर नाउन अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं संज्ञा के दूसरे भेद, जातिवाचक संज्ञा को। जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है कि संज्ञा के पूरे जाति भर का बोध हो जाता है, चाहे जो भी संज्ञा है, जो संज्ञा आप लिखे हैं उसके कहने से उसके जाति भर का बोध हो जाता है, ठीक है। जैसे कि हम कलम बोल दिए तो कलम कहे तो कलम जितने प्रजाति की होती है, यानी जितने प्रजाति जितने प्रकार के कलम होते हैं सारे कलम का बोध हो गया। कलम कहने से मार्कर का भी बोध हो गया, जो 5 रुपये 3 रुपये 4 रुपये के कलम होते हैं सबका, हर प्रकार के लेखनी जिसे हम लोग लिखते हैं सारे प्रकार के कलम का बोध हो गया। आदमी कहने से राम, श्याम, मोहन, धर्मेंद्र, सुरेंद्र सबका बोध हो गया, हर एक प्रकार के आदमी का, लंगड़ा, लुझा, पढ़ा लिखा, अनपढ़, गंवार जो भी है आदमी है ना भाई, पूरे आदमी के, आदमी भर का, पूरे आदमी की जाति भर का बोध हो गया। शहर कहने से सिर्फ पटना का बोध नहीं हुआ, दिल्ली, बम्बे, छपरा, मद्रास, अमेरिका कुछ भी है, ये शहर देश कहने से पूरे देश भर का बोध हो जाएगा, हर देश का बोध होगा। शहर कह देंगे तो हर प्रकार के हर शहर का बोध होगा, छोटा शहर, बड़ा शहर सबका। गाय कहने से हर प्रकार की गाय का बोध होगा, काली गाय, उजली गाय, ये हर एक प्रकार की जाति है, साहिवाल गाय, हर जाति के गायों का बोध हो जाएगा। लड़की कहने से सिर्फ मेरी बहन का बोध नहीं होगा, मेरी बहन लड़की है, आपकी बहन, हर किसी की बहन लड़की, लड़की कहने से सबका बोध होगा, ठीक है ना। घर कहने से सिर्फ मेरे घर का बोध नहीं होगा, हर किसी के, हर प्रकार के, छोटे घर, बड़े घर, 2 तला घर, 10 तला घर, सब घर का बोध हो जाएगा। तो ऐसी संज्ञा बोले जिसके कहने से उसके पूरे जाति भर का बोध हो जाए। मैंने शहर कहे तो शहर के सारे शहर का बोध हो जाए, पूरे जाति भर का, सब शहर का, जो इसमें आपका दिल्ली, चेन्नई, पंजाब, आपका कलकत्ता, हर एक शहर का बोध हो जाएगा। गाय कहने से सब गाय का बोध होगा, लड़की कहने से लड़की जाति का सबका, यानी पूरे जाति भर का इससे बोध हो जा रहा है सबसे। कलम कहने से हर प्रकार की कलमों का बोध हो जा रहा है, इसलिए ये सब जातिवाचक संज्ञा होगा, ठीक है ना। हमें याद करना होगा कि जिस संज्ञा से उसके पूरे जाति भर का बोध हो जाए उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। आशा है कि समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चलते हैं संज्ञा के तीसरे भेद को लेकर, जो कि है समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। नाम से ही पता चलता है समूहवाचक, जिसे समूह का बोध हुआ। समूह जानते हैं, जब कोई एक प्रकार का पदार्थ एक जगह एकत्रित हो जाता है तब उसका जो नाम रखा जाता है, ठीक है, उसे समूह कहते हैं, ठीक है। समूहवाचक संज्ञा यानी वह संज्ञा जो समूह एकत्रित हो करके तब कोई नाम उसका हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ देखा लिख रहा है, इससे संज्ञा के
संज्ञा को समूह में होने का बोध होता है। इससे किसी भी संज्ञा को समूह में एक यानी एकत्रित रहने का बोध, एकत्रित होकर के तब उसके नाम का बोध होता है। जैसे कोई भी पार्टियां, कोई भी राजनीतिक दल है, वो जब एकत्रित हैं तो दल है या किसी प्रकार का खेलने वाला टीम होता है। टीम जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में उसे दल कहते हैं, ठीक है। तो दल में क्या एक बच्चे होते हैं? नहीं, बहुत सारे बच्चे खिलाड़ी होते हैं। पंचायत, जब पंचायत बैठती है तो एक आदमी नहीं बैठता है, बहुत सारे मनुष्य बैठकर पंचायत करता है। समिति, दुर्गा पूजा समिति, सरस्वती पूजा समिति, समिति में जब जो लोग भाग लेते हैं वो अकेले होते हैं नहीं, 10, 20, 50, 100 आदमी की समितियां, हजारों आदमी की भी समितियां होती है। तो जब क्या हुआ, संख्या जब बढ़ करके एक समूह का नाम रख दिया गया समिति, तो वो हो गया समूह का नाम रखेंगे, समूहवाचक संज्ञा होगा। भीड़ जब लगती है तो क्या होता है, समूह में भीड़ लगती है। अकेला हम यदि किसी एकांत स्थान पर खड़े हो जाएं और कहें कि भीड़ लगी है, कहाँ भीड़ लगी है मेरे पास, हम तो अकेले हैं। भीड़ का मतलब जो समूह में आ जाए, समूह में बहुत सारे लोग, बहुत सारे गाय, भैंस, बकरी, कोई भी संज्ञा हो लेकिन एकत्रित हो जाए तब उसको कहेंगे कि भीड़। तब वो भीड़ क्या है, समूहवाचक संज्ञा। मेला में हम लोग जानते ही हैं, मेला में भीड़ लगती है, समूह रहता है, तो मेला भी समूहवाचक। समूह, खुद समूह जो है समूहवाचक है। झुंड, देखते हैं झुंड शब्द कहते ही हमारे दिमाग में आएगा कि बहुत सारी चीज एकत्रित हुए हैं किसी चीज का, चाहे गायों का झुंड, भैंस का झुंड है ना, जानवरों का झुंड है ना। तो ये जानवरों का झुंड कहेंगे, इसका मतलब एक जानवर नहीं है, बहुत सारे एक प्रकार के जानवर वहाँ हैं, ठीक है। तो जिससे किसी संज्ञा के समूह के होने का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में ये सब देख रहे हैं, आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए अगला, संज्ञा के चौथे भेद, भाववाचक संज्ञा। देखिए भाववाचक संज्ञा इन चारों संज्ञाओं से कुछ अलग प्रकार का है। देखें, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, ये चारों दिखाई देता है, ठीक है। लेकिन भाववाचक संज्ञा दिखाई नहीं देता है, सिर्फ यह महसूस होता है। तो ध्यान यही रखना है, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, वह संज्ञा जो दिखता नहीं लेकिन महसूस होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। भाववाचक संज्ञा की क्या परिभाषा बोलेंगे, वह संज्ञा जो दिखता नहीं है लेकिन महसूस होता है, अनुभव होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि देखिए, जैसे हवा के हम लोग देखे हैं, हवा को किसी ने नहीं देखा, ठीक है, लेकिन महसूस होती है। हवा बहती है तो हमें ठंड लगती है, महसूस होती है। ज्ञान दिखाई देता है, मेरे अंदर कितना ज्ञान है दिखाई दे रहा है, आपके अंदर कितना ज्ञान है ये भी नहीं दिखाई दे रहा है। सिर्फ बात करने की कला से, बताने से महसूस होता है कि यह आदमी, सामने वाला आदमी बहुत ज्ञानी है, या पता चलता है यह इस आदमी के पास ज्ञान नहीं है, ठीक है। महसूस ही होता है, लेकिन ज्ञान को हम उसके ज्ञान को देख नहीं सकते हैं, ठीक है। यदि हम सब देख लेते, यदि आप सब हमारे ज्ञान को देख लेते तो आप एक दिन में आकर के हमसे ज्ञानवा छीन कर लेकर भाग जाते कि चलिए लेकर भाग जाते हैं, रोज वीडियो की देखने की क्या जरूरत है, ठीक है ना। इसलिए ज्ञान दिखाई नहीं देगा, दिखाई देगा तब तो छीनिएगा, दिखाई ही नहीं देगा तो प्रकाश दिखाई नहीं देता है, महसूस होता है लेकिन दिखाई नहीं देता है, ठीक है ना। बुखार भी दिखाई नहीं देता है। हम लोग, अब कोई कहेगा कि नहीं डॉक्टर तो बुखार देखता है, नहीं, बुखार डॉक्टर नहीं, डॉक्टर हाँ शरीर पकड़ता है, शरीर देखता है, बुखार नहीं देखता है। बुखार किसी ने नहीं देखा है, वो महसूस होता है कि इतना बुखार है। हमें भी बुखार लगता है तो हम लोगों को महसूस होता है, वो लगता है कि हमें बुखार लग रही है अब, है ना जी। ज़्यादा बुखार होगा तो हमें महसूस होगा। बुखार यदि दिखाई दे देता तो हम लोग क्या करते, बुखार को पकड़ करके इतना ना मारते कि फिर आने का नाम नहीं लेता बुखार। अर्थात कि ये सब चीज़, आवाज़ भी दिखाई नहीं देता। हम बोल रहे हैं, आवाज़ तो जा रही है आपके कानों तक, लेकिन क्या मेरी आवाज़ देख रहे हैं आप लोग? यदि देखते तो बांध कर रख लेते कि फिर भूल नहीं पाएंगे हम, ठीक है ना, याद रहेगा इस तरह, ठीक। गर्मी भी दिखाई नहीं देता, गर्मी ठंडी ये सब दिखाई देता। मित्रता माने दोस्ती दिखाई देता, तो दोस्ती दिखाई देता तो टूटता नहीं, उसको धके रस्सा से बांध कर रखते, ठीक है। यानी ये सब दिखाई नहीं देता है। दुश्मनी भी दिखाई नहीं देता, दुश्मनी दिखाई देता तो सामने जब हमारा दुश्मन हमसे लड़ने झगड़ने के लिए आता, ठीक है, तो हम जान जाते कि वो लड़ने आ रहा है, लेकिन हम लोग महसूस सिर्फ कर पाते हैं, उसके बाद से
ठीक है, दिखाई देता तो हम उसका उपाय पहले से कर लेते। यानी हवा, ज्ञान, प्रकाश, बुखार, आवाज़, गर्मी, मित्रता, दुश्मनी, दोस्ती, सच्चाई, हम सच बोल रहे हैं तो ये सच्चाई, झूठाई, ये सब दिखाई नहीं देता है, सिर्फ महसूस होती है। ईमानदारी, बेईमानी ये भी दिखाई नहीं देता है। तो ईमानदारी भी दिखाई नहीं देता, महसूस होता है कि लगता है इसके अंदर ईमानदारी है। तो ये सारे शब्द जो हमारे अभी जुबान से निकला वो सब भाववाचक संज्ञा है। हमें ऐसा होगा कि भाववाचक संज्ञा अभी तक आपने जितने भी वीडियोज या किताबों में पढ़े होंगे उससे अच्छी तरह से आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। द्रववाचक संज्ञा, संज्ञा के 5वें भेद द्रव्यवाचक संज्ञा। देखिए कुछ बच्चे ध्यान करते हैं कि द्रववाचक कहते हैं, बोल देते हैं द्रववाचक, द्रव, नो, द्रववाचक नहीं होता, द्रववाचक गलत हो जाएगा, द्रव नहीं होगा, द्रव्य, 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 ठीक है, ये द्रव्य होना चाहिए। चलिए तो हो गया क्लियर, द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, अब द्रववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? वह संज्ञा या वह पदार्थ जिसे मापा तौला जाता है। मापना माने मापना, यानी होता है ना पौवा दूध जिसे ना मापते हैं, मापना, ठीक है, कुछ मापना होता है तो मापना, या तौला जैसे तराजू पर तौला जाता है, वह कोई भी पदार्थ जिसको मापा जाता है या तराजू से तौला जाता है उसे द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है ना, हाँ, इसे गिना नहीं जा सकता है। द्रववाचक संज्ञा को मापा जा सकता है, नापा जा सकता है, नपना से मापना, मापा जा सकता है, और तराजू से तौला जा सकता है, यानी माप कर या तौल कर लिया दिया जाता हो वह संज्ञा जो या तो नाप कर लिया दिया जाता हो या तौल कर लिया जाता हो, लेकिन गिन कर नहीं दिया जाता हो, वह संज्ञा जिसको गिन कर लिया दिया नहीं जाता है, लेना या देना नहीं जाएगा। जैसे दूध, क्या हम लोग दूध किसी से खरीदते हैं तो क्या गिन कर खरीदते हैं? नहीं, माप कर खरीदते हैं या तौल कर खरीदते हैं। ठीक है, दही ये भी क्या माप या तौल कर खरीदते हैं। सोना खरीदते हैं, गिन के खरीदते हैं नहीं, क्या उसको भी क्या करते हैं? मापते हैं या तौलते हैं। सोनार के पास जाएंगे तो तौल कर देता है, चांदी भी तौल कर, लोहा भी तौल कर मिलता है, लकड़ी भी तौल कर मिलता है, गिन कर नहीं मिलता है। अब कहीं कहना सर लकड़ी लोहा गिना जाएगा, ठीक है, लोहा मान ले कि इतना बड़ा पदार्थ है लोहा, ठीक है, अभी गिना जा रहा है कि एक है, क्या हम इसको किसी चीज से प्रहार करके इस लोहे को टुकड़े कर दे, 2 टुकड़े, तो क्या आप इधर वाले को लोहा नहीं कहेंगे, उधर वाले को लोहा नहीं कहेंगे, लोहा ही कहेंगे। फिर टुकड़े करें फिर भी लोहा कहेंगे, फिर टुकड़े करेंगे फिर भी लोहा कहेंगे। तो ये तो कई टुकड़े हो गए, तो कैसे पता चला कि एक ही लोहा है? कैसे गिन पाएंगे? यदि उस लोहे को पूरा महीन बना दिया जाए किसी मशीन के माध्यम से, तब तो आप नहीं गिन पाएंगे ना। ठीक है, यानी कि जिसको माप तौल कर ले। अच्छा, लोहा आप खरीदने जाते हैं तो कैसे खरीदते हैं? जो माप कर या तौल कर खरीदते हैं, गिन कर नहीं करते। आपके यहाँ कारोबारी का आदमी आता है जो बेकार लोहे हैं, बेकार लकड़ियाँ हैं, बेकार चीज़ें, उसको खरीदने कैसे गिन कर लेता है कि ये गिन लेते हैं, एक है तो एक है, एक केजी मान लिए, एक ही हो, 1 क्विंटल का हो तो 1 केजी का दाम देगा नहीं। चलिए, इसको क्या किया जाता है? मापा या तौला जाता है। ये सारे चीज मापे या तौले जाते हैं। जैसे में 7वें, किराना दुकान का अधिकांश चीज मापा या तौला जाता है। देखते होंगे आप लोग, किराना दुकान पर जाएंगे, धनिया, लहसुन, मिर्चा इत्यादि, हल्दी, कुछ भी खरीदते हैं, नमक, चीनी, चाय पत्ती, कुछ भी करते हैं, सब नाप जो कर देता है। ठीक है, तो जो माप कर या तौल कर दे लिया या दिया जाए उसे द्रववाचक संज्ञा कहते हैं, जिसे गिना नहीं जा सके। हमें ऐसा होगा कि आप सभी भारतवर्ष के भाई बंधुओं और बहनों को, आप सभी को संज्ञा पूर्ण रूप से समझ में आई होगी। यदि समझ में आए और हमारी पढ़ाई अच्छी लगे तो हमारे वीडियोज को आप लोग अपने दोस्त मित्र के यहाँ शेयर करें, सब्सक्राइब भी कराएं और खुद करें, जिससे कि हर एक वीडियो आपके पास आती रहे। और ध्यान रखें कि हिंदी व्याकरण एकदम छोटे पाठ से लेकर सभी पाठों का विस्तृत ज्ञान हम आप लोग को एक एक करके एक एक शब्दों का अर्थ समझाते हुए देंगे। और साथ ही इसके बाद आपको इंग्लिश ग्रामर का, साथ ही संस्कृत व्याकरण का, संस्कृत की किताब का, अंग्रेजी व्याकरण का, सबकी वीडियोज आपको अच्छे इतने ही सरल भाषाओं में मिलने वाली है। इसलिए आज ही आप सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब कराएं। जय हिंद, जय भारत।